आइए, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसबीएन पे एजुकेशन में। और आज हम लोग एक भूगोल के एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम आपको एक चीज़ सूचना दे दें कि इस चैप्टर से संबंधित टेस्ट सीरीज हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, वहाँ पर टेस्ट सीरीज के लिंक को क्लिक करें और इस टेस्ट सीरीज को करें ताकि यह आपको पता लग सके कि आपने इस चैप्टर से क्या सीखा, क्या जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। रात्रि के समय आसमान में देखना सबको अच्छा लगता है और रात्रि के समय बहुत सी चमकती हुई वस्तुएं हम आसमान में देखते हैं और इन चमकती वस्तुओं के साथ हम चंद्रमा को भी देखते हैं। तो पूरे महीने में एक ऐसा दिन आता है जिस दिन चंद्रमा पूरा गोल दिखाई देता है। उस रात्रि को कहा जाता है पूर्णिमा की रात्रि। और उसके ठीक 15 दिन बाद एक ऐसी रात्रि आती है जिसमें चंद्रमा बिल्कुल दिखाई ही नहीं देता है, पूरी रात अंधेरी रहती है। ऐसे रात्रि को कहा जाता है अमावस्या की रात्रि। इस अमावस्या की रात्रि को नए चंद्रमा की रात्रि भी कहा जाता है। अब ये जो वस्तुएं रात्रि में चमकती हैं, जैसे चंद्रमा और वो चमकने वाली टिमटिमाने वाली सभी वस्तुएं दिन में दिखाई नहीं देती हैं। इसका कारण ये है कि दिन में सूर्य के तेज रोशनी की वजह से ये वस्तुएं हमको दिखाई नहीं देती है, या इनकी जो रोशनी है वो सूर्य की रोशनी से कम है, जिसकी वजह से सूर्य का रोशनी तेज लगता है, तेज दिखाई देता है, जिसकी वजह से इनकी रोशनी गायब हो जाती है। तो ये वस्तुएं ना सूर्य के तेज रोशनी की वजह से दिन में दिखाई नहीं देती हैं। अब देखिए, सूर्य, चंद्रमा और वो सभी वस्तुएं जो रात को आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं। इन खगोलीय पिंडों में कुछ पिंड बहुत बड़े होते हैं और ये गैसों से मिलकर बने होते हैं। इन पिंडों के पास अपना खुद का ऊष्मा और प्रकाश होता है। तो ऐसे पिंडों को कहा जाता है तारा, स्टार्स। ऐसे पिंडों को कहा जाता है तारा। तारों के पास खुद का अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है और ये बहुत विशाल होते हैं और ये गैसों से मिलकर बने होते हैं। कि सूर्य भी एक तारा है जो हमारे पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। तो रात्रि में आसमान में जब हम देखते हैं तो कुछ तारे मिल करके किसी आकृति का निर्माण करते हैं। तारों के विभिन्न समूह विभिन्न आकृतियों के निर्माण करते हैं। इन आकृतियों को हम आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे एक आकृति को यहाँ देखिए, मैं मेंशन कर रहा हूँ। एक आकृति ऐसे दिखाई देती होगी रात्रि को, इसको पहचानने का प्रयत्न करें। ये आकृति कहलाती है सप्तऋषि। सप्तऋषि ये अर्सा मेजर या बिग बियर नक्षत्र मंडल का ही एक भाग है। इसको बोला जाता है अर्सा मेजर या बिग बियर। ये जो तारे जो आकृति बनाते हैं ना, इनको बोला जाता है नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल। और ये सप्तऋषि जो है एक इसी प्रकार का नक्षत्र मंडल है। इन सभी तारों को अगर मिलाया जाए तो ये कलछी के आकार की दिखाई देती हैं। ये देखिए, ये कलछी के आकार की दिखाई देती हैं। यह एक नक्षत्र मंडल है। रात्रि में पहले के लोग दिशा को निर्धारित करने के लिए, दिन में तो सूर्य से को देख करके हम दिशा का निर्धारण कर लेते हैं कि सूर्य भाई पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है, और सूर्य की तरफ अगर मुंह करके खड़े हो जाएं तो हमारा जो दाहिना हाथ होगा वह दक्षिण दिशा की तरफ और बायां हाथ उत्तर दिशा की ओर इंगित करेगा। लेकिन रात्रि के समय पहले के लोग दिशाओं का निर्धारण तारों की स्थितियों को देख के करते थे। तो ऐसे ही एक तारा है उत्तरी तारा या ध्रुव तारा, जो उत्तर दिशा की ओर इशारा करता है। मतलब हमेशा रात्रि, पूरी रात वो उत्तर दिशा की ओर ही दिखाई देता है। तो इस तारा को पहचानने की विधि इसी सप्तऋषि के तारों की सहायता से हम ध्रुव तारा को पहचान सकते हैं। जैसे इस चित्र में देखिए, अगर इन दो संकेतक तारों को अगर एक सीधी लाइन से मिलाई जाए तो ये ध्रुव तारा की ओर इशारा करती हैं, जैसा ये चित्र में दिखाया गया है। कुछ खगोलीय पिंडों के पास अपना खुद का ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, ये किसी तारे के ऊष्मा और प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। ग्रह जो है, ग्रह को अंग्रेजी में प्लेनेट कहा जाता है। ये जो प्लेनेट शब्द है ये ग्रीक भाषा के शब्द प्लेनेटाई से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक।
परिभ्रमक अर्थात चारों तरफ घूमने वाला। तो हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है, इसके पास हम खुद का ऊष्मा और प्रकाश नहीं है और ये अपनी ऊष्मा और प्रकाश सूर्य से प्राप्त करती है। तो चलिए देखते हैं। और सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। इन ग्रहों में हमारे सौरमंडल में अगस्त 2006 के पहले 9 ग्रह थे, लेकिन 24 अगस्त 2006 के अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के बैठक में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। इसके साथ साथ कुछ अन्य पिंड जैसे 2003 UB 313 और सीरस जैसे खगोलीय पिंडों को क्षुद्र ग्रहों की श्रेणी में डाल दिया गया। क्षुद्र ग्रहों की श्रेणी में डाल दिया गया। प्लूटो के साथ एक प्रॉब्लम ये थी कि कोई भी ग्रह किसी अन्य ग्रह की कक्षा को क्रैश नहीं करता है, काटता नहीं है, लेकिन प्लूटो वरुण के कक्षा को अर्थात नेपच्यून की कक्षा को काटता था। इस वजह से प्लूटो को क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। नहीं तो 2006 के पहले, अगस्त 2006 के पहले प्लूटो भी इन्हीं ग्रहों की तरह सौरमंडल में एक ग्रह था। इसके बाद इन ग्रहों के परिक्रमा का जो दिशा है वो देखते हैं कि बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण एंटी क्लॉकवाइज अर्थात वामावर्त दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। लेकिन ये 2 ग्रह जैसे शुक्र और यूरेनस अर्थात अरुण, यहाँ पर लिख देते हैं दक्षिणावर्त दिशा में, दक्षिणावर्त दिशा में परिक्रमा करने वाले ग्रह 2 ग्रह हैं। पहला ग्रह है शुक्र और दूसरा ग्रह है यूरेनस, या इसको कहते हैं अरुण। ये 2 ग्रह अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में परिक्रमा सूर्य की करते हैं। अब आते हैं पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा के बारे में जान जाते हैं। आकाश में जो चंद्रमा दिखाई देता है वो हमारे पृथ्वी का उपग्रह है और यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यह पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिनों में, लगभग 27 दिनों में करता है, 27 दिनों में। और इतने ही समय में यानी 27 दिनों में ही यह अपना एक घूर्णन पूरा करता है, अपने जगह पे एक बार घूम जाता है। इसीलिए चंद्रमा का हम पृथ्वी से एक बार में इसके एक भाग को ही देख सकते हैं, पूरे भाग को नहीं देख सकते हैं। और साथ में चंद्रमा का जो व्यास होता है, यहाँ पे देखिए चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 होता है और इसका जो गुरुत्वाकर्षण होता है, इसका जो गुरुत्व बल होता है वह पृथ्वी के गुरुत्व बल के 1/6 भाग होता है। 1/4 व्यास और 1/6 भाग इसका गुरुत्व होता है। नील आर्मस्ट्रांग वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा की सतह पे 21 जुलाई 1969 को कदम रखा था। ये जो दिन था ना, ये बहुत क्या कहा जाता है, क्रांतिकारी दिन था। 21 जुलाई 1969 को जब नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा की सतह पे कदम रखा तो सौंदर्य प्रेमियों के हृदय पे बड़ा कुठाराघात हुआ। ऐसा इसलिए कि उसके पहले सभी सौंदर्य प्रेमियों ने सौंदर्यता का वर्णन चंद्रमा से तुलना करके अपनी कविताओं में, अपने अभिव्यक्ति में किया था। और नील आर्मस्ट्रांग ने इस दिन को बताया कि चंद्रमा का जो सतह है वह ऊबड़ खाबड़ है, गड्ढे हैं, यहाँ पे पर्वत है, मैदान है, वीरान जगह है, अर्थात चंद्रमा सुंदर है नहीं। तो सौंदर्य प्रेमियों के हृदय पे बड़ा कुठाराघात हुआ। तो ये क्रांतिकारी कदम है, याद रखिएगा। चंद्रमा की सतह पर नील आर्मस्ट्रांग ने 21 जुलाई 1969 को कदम रखा और इसके बाद उनके साथ उनके एक और पायलट थे, एडविन एल्ड्रिन, उन्होंने कदम रखा था। दूसरे नंबर के व्यक्ति थे, ये भी परीक्षा में आ जाता है कि दूसरा नंबर का कौन सा व्यक्ति था, तो एडविन एल्ड्रिन थे। इसके बाद हम देखते हैं अन्य खगोलीय पिंडों के बारे में। जियोग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी का विवरण, जियोलॉजी का अर्थ होता है पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री मीन्स पृथ्वी का मापन और जियोआइड मतलब पृथ्वी के आकार के अनुरूप।
दूरी के अनुसार इन ग्रहों का क्रम सबसे पहले सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है और सबसे अंत में वरुण या नेपच्यून है। बुध के बाद शुक्र का नंबर आता है, शुक्र के बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये दूरी के अनुसार ग्रहों के क्रमांक हैं। अब इन ग्रहों में क्षुद्र ग्रह पट्टी भी एक जगह पाई जाती है। ये क्षुद्र ग्रह वे ग्रह होते हैं जो सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन ये आकार में बहुत छोटे होते हैं। ये क्षुद्र ग्रह पट्टी मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ये प्रश्न कई बार आ भी गया है कि क्षुद्र ग्रह पट्टी कहाँ पाया जाता है, तो क्षुद्र ग्रह पट्टी याद रखिए मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में पाया जाता है। आकार के अनुसार पृथ्वी जो है 5वां ग्रह है। तो पहला ग्रह कौन है, तो पहला आकार के अनुसार पहला ग्रह है बृहस्पति, दूसरा ग्रह शनि, तीसरा अरुण और चौथा वरुण। 5वां नंबर पे पृथ्वी का नंबर आता है, 6वां शुक्र, 7वां मंगल और 8वां जो है आकार के अनुसार बुध ग्रह है। अर्थात आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। हम यहाँ पे लिख देते हैं आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा बुध। और पृथ्वी का नंबर आकार के अनुसार 5वां ग्रह है और दूरी के अनुसार तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अब पृथ्वी जो है सौरमंडल का अनोखा ग्रह है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि पृथ्वी पे जीवन की सारी परिस्थितियां मौजूद है। एक जीवन जीने के लिए जो आवश्यक परिस्थितियां होती हैं, एक जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां जो होती हैं वो पृथ्वी पे मौजूद है। जैसे पृथ्वी ना अधिक गर्म है ना अधिक ठंडी है और इस पे हवा और पानी मौजूद है जो इसको जीवन के लायक बनाता है। पृथ्वी जो है आसमान से देखने पे नीली दिखाई पड़ती है। इसका कारण ये है कि पृथ्वी का 2/3 भाग, पृथ्वी के सतह का 2/3 भाग जल से ढका हुआ है, इसीलिए यह अंतरिक्ष से देखने पे नीली दिखाई पड़ती है। पृथ्वी के आकार को भूआभ कहा जाता है। इसका अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। लिख दें यहाँ पे, पृथ्वी के समान आकार। तो चलिए पृथ्वी के बारे में अन्य तथ्यों को भी जान लेते हैं। अब पृथ्वी जो है सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे है। पृथ्वी अपनी सारी ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। ये जो ग्रह हैं ये सूर्य का चक्कर एक कक्षा में लगाते हैं और ये जो कक्षा होता है इनका वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा कहलाता है। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 3,84,400 किलोमीटर लगभग है। इसके बाद अन्य खगोलीय पिंडों में हम जानते हैं क्षुद्र ग्रह के बारे में। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में पाए जाते हैं और ये क्षुद्र ग्रह छोटे छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। वैज्ञानिकों ने यह बताया कि ये बहुत पहले विस्फोट से अलग हो गए थे और उसके बाद लगातार ये सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। और उल्का पिंड इसके बाद हम समझेंगे उल्का पिंड क्या होते हैं। उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। पत्थर के टुकड़े होते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के जब नज़दीक आ जाते हैं तो इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पे गिरने की हो जाती है और जब ये पृथ्वी पे गिरने लगते हैं तो पृथ्वी के वायुमंडल के घर्षण की वजह से इनमें आग लग जाती है और वो जल उठते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में जब उल्का पिंड या पत्थर के छोटे टुकड़े प्रवेश जाते हैं तो बिना जले ही पृथ्वी पे गिरने लगते हैं और जब पृथ्वी पे बिना जले गिरते हैं तो पृथ्वी पे बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। इसका एक उदाहरण है महाराष्ट्र में लोनार झील, नाम तो आपने सुना होगा, महाराष्ट्र का लोनार झील। ये जो है 35 से 50 हजार
साल पहले किसी विशाल उल्का पिंड के गिरने से इसका निर्माण हुआ। पहले तो यह मान्यता थी कि यह ज्वालामुखी से इसका निर्माण हुआ है, लेकिन बाद में शोध से यह पता लगा कि 35 से 50 हज़ार साल पहले किसी विशाल उल्का पिंड के गिरने से ये लोनार झील बना। हाल साल ये चर्चा में था, इसका पानी का कलर बदल गया था इसलिए। तो उल्का पिंड जान गए हम लोग। इसके बाद से ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे कि ये सौर मंडल जो है हमारा मिल्की वे आकाश गंगा का एक हिस्सा है। और हम जब रात में तारों को देखते हैं तो उस समय हम देखते होंगे कि आकाश में एक तारों का बहुत बड़ा ग्रुप है जो सफ़ेद पट्टी की तरह दिखाई देता है उत्तर दक्षिण दिशा में। प्राचीन भारत में इस उत्तर दक्षिण दिशा में दिखाई देने वाला जो पट्टी था उसकी कल्पना प्रकाश की बहती नदी से की गई थी, इसलिए इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। और ये आकाश गंगा का एक हिस्सा ही हमारा सौरमंडल है। इस हमारे आकाश गंगा का नाम मिल्की वे है, मिल्की वे। ये हमारा आकाश गंगा है और इसी का हिस्सा हमारा सौरमंडल है। और ऐसे आकाश गंगाएं, लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। और ब्रह्मांड की विशालता का कल्पना करना आसान नहीं है, बहुत ही कठिन कार्य है और इसकी कल्पना हमारे ख्याल से नहीं किया जा सकता है। ये सौरमंडल, पूरे सौरमंडल के प्रत्येक ग्रह पे हमारी पहुंच नहीं है। अभी तो मंगल तक इंसान ने कदम नहीं रखा है। इसके बाद ये ब्रह्मांड जो है बहुत विशाल होते हैं। ऐसे ऐसे लाखों सौरमंडल मिलके एक आकाश गंगा का निर्माण करते हैं और ऐसे ऐसे लाखों आकाश गंगाएं मिलके पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। इसलिए ब्रह्मांड की विशालता का कल्पना करना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस ब्रह्मांड के एक अंग हैं, हिस्सा हैं। धन्यवाद।